मैं हूं अभिषेक बारेट और आप धमचिक.com देख रहे हैं। साल 2014 में भारतीय सिविल लेखा परीक्षा के अधिकारी मोहम्मद शाहिद कमाल अंसारी की 71वीं गज़ल का एक टुकड़ा रेंगता हुआ हम तक पहुंचा है। वो कहता है कि मैं नया हूं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत में सबसे माकूल हूं। दिल फरेब शहर लाहौर पर शाहिद कमाल अंसारी की गज़ल की दो धज्जियों से हम इस सफ़र पर आज निकलना मुनासिब समझते हैं। दिल्ली की गलियों से उकता गई हो तुम, बहलाने को फिर दिल तुम्हें लाहौर ले चलें। लेकिन ये लाहौर 108 बरस पुराना लाहौर है। साल था 1911। 1911 सन 1912 की दहलीज पर बूढ़ा हो रहा था एक नए बरस के यौवन की तरफ। 4 सितंबर 1911 को दिल फरेबी शहर लाहौर में एक बगावत पैदा हुई। उस दिन पैदा हुई उस बगावत का नाम था उस्ताद चिराग दीन दामन। बागी कोई यूं ही नहीं होता, उसके अपने सबब होते हैं। यह लड़का पेशे से दर्जी था, लेकिन ताउम्र उसने मजलूम लोगों के दिलों के लिए लफ्ज़ों के पैबंद लगाए। बरस 1930 में 19 बरस का ये लड़का एक जलसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़ा था और अपने तेवर साम्राज्यवाद के खिलाफ इस कदर लफ्ज़ों में पिरो रहा था कि नेहरू ने एक झटके में ही उसे एक खिताब अता कर दिया। वो नामी तमगा था शायर आज़ादी। 1947 में विभाजन का कौमी धुआं उठा, लाहौर जल रहा था। जिंदगी बड़ी निर्ममता से उस्ताद दामन के सामने बागीपन के और पैने हो जाने के कारण लेकर खड़ी हो गई थी। अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को बचाने के लिए दामन दंगाइयों के सामने खड़े हो गए, लेकिन हर बगावत एक कीमत लेकर जाती है। दामन चाक हो गया और बशर खाक हो गई। भीड़ ने दामन की बेटी और बेगम दोनों को मार डाला और घर जला दिया। इस सितम पर बेबसी के पैबंद के अलावा दामन के पास कुछ भी नहीं था। हिंदुस्तान की बजाय लाहौर में रहने को ही उन्होंने चुना, क्योंकि मोहब्बत में विकल्प नहीं होते। पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बोलने का कोई मौका दामन ने कभी नहीं छोड़ा। हर बार तानाशाही के खिलाफ बोलते और उन्हें जेल जाना पड़ता। एक सरकारी मुशायरे में बिना तेवर झटकाए बोल गए कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, जिधर वेखो फौजा ही फौजा, और मंच से ही घसीटते हुए दामन को जेल ले जाया गया और उम्र के एक लंबे अरसे तक जेल जाने का सफ़र बेहिसाब जारी रहा। लेकिन ताउम्र जेल में रहकर बगावत करने वाला जलजला तो हिंदुस्तान में उठ रहा था। वो जलजला हिंदुस्तान को पार करके पाकिस्तान पहुंचने वाला था। उस्ताद दामन ने उसकी ज़मीन तैयार कर दी थी और बेहिसाब बागी गर्द को अपने अंदर समेटे लाहौर पहुंच रहे उस बवंडर का नाम था हबीब जालिब। उस्ताद दामन जब उस ज़मीन को तैयार कर रहे थे तो उनसे 16 बरस छोटा, लेकिन उनसे आकार में बड़ा होने वाला यह बवंडर माँ के उरोजों से बगावत पी रहा था। 24 मार्च 1928 को पंजाब के होशियारपुर ज़िले में पैदा हुए जालिब का नाम हबीब अहमद था और उनका हबीब जालिब बनना यूं भी तय था क्योंकि उनके पिता सूफ़ी इनायतुल्लाह भी एक बिगड़ेल पंजाबी शायर थे। हबीब के आगे लगने वाला तखल्लुस जालिब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किसी मिशन और उद्देश्य के लिए आकर्षित करने वाला इंसान, और अपने तखल्लुस से सबसे ज़्यादा न्याय हबीब जालिब ने ही किया। देश के बंटवारे के वक्त हबीब जालिब मैट्रिक के विद्यार्थी थे। लड़कपन दिल्ली में बीता, पर बंटवारे ने उनके परिवार को बिखेर कर मुल्तान और कराची पहुंचा दिया। इसके बाद लायलपुर और फैसलाबाद और आखिरी दरो दीवार लाहौर। कराची की मशहूर पत्रिका डेली इमरोजद में प्रूफ रीडर का काम भी किया और डेली इमरोजद के एडिटर थे मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू पर हबीब जालिब की मजबूत पकड़ को समझ चुके थे, पर विचारों से उठने वाले तल्ख तूफ़ान से उनका सामना होना अभी बाकी था। हालांकि फैज को भी जेल का तजुर्बा पाकिस्तान में मिल चुका था, पर उस तजुर्बे को ताउम्र सहने वाला उनका ही प्रूफ रीडर था। दोनों ही इंकलाबी शायर थे, लेकिन हबीब जालिब ने ठीक कहा था कि फैज का इंकलाब स्कॉच और विस्की है और मेरा इंकलाब देसी ठर्रा है। हबीब जालिब को ठीक ठीक समझना हो तो उनके विचार से जन्मी ये नज्म उनकी शिनाख्त है। कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा जब मैं बोलूँगा, टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे भीतर का कायर तो टूटेगा। नौकरी छोड़कर सिर्फ कविताएं की और फाका कशी में कई कई दिन उनके घर का चूल्हा तक नहीं जलता था।
मार्क्सवाद और लेनिनवाद उनके जिस्म की हीमोग्लोबिन बन चुका था। कुछ न सूझा तो आवारगी में पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, पर हबीब जालिब के रहते कोई पार्टी उनका चूल्हा कैसे जला सकती थी। पार्टी पर बैन लग गया। हालांकि बाद में ये नेशनल अवामी पार्टी बन गई, पर हबीब जालिब अब तक बाहर आ चुके थे। साल 1956 आया, जालिब का पहला संग्रह छपा, बुर्ज आवारा। इसके बाद जिक्र बहते खून का और गुंबदे बेदार और सरे मक्तल और शोले उगल रही कलम के ये सभी संग्रह पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जब्त कर लिए। 64 बरस की उम्र में किसी भी रंगीनियत से महरूम सफ़र में जालिब के बारे में पूरा पाकिस्तान ये कहता रहा कि जालिब साहब के जिस्म पर पाकिस्तान के हर निज़ाम की लाठियाँ छपी रहती थी। उर्दू की मशहूर शायरा फ़हमिदा रियाज ने कहा है, तारीख़ ने खिलकत को कातिल ही दिए, खिलकत ने दिया है उसे जालिब सा जवाब। जालिब ने लिखा है, कुछ भी कहते हैं शह के मुसाहिब जालिब, रंग रखना यही अपना, इसी सूरत लिखना। हमने जो भूल के भी शह के कसीदे न लिखे, शायद आया इसी खूबी के बदौलत लिखना। हरफ़े सदाकत लिखने वाला बागी जालिब यहीं से शुरू होता है। अब और क्या सितम इजाद करोगी, लाहौर की गलियों मुझे तुम याद करोगी। सन 1958 में जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ पाकिस्तान में इस कदर जुल्म ढा रहा था कि हर जबान खामोश थी। हर कलम पकड़ने वाले के हाथों की कंपकपी ध्रुवों पर पड़ने वाली ठंड से भी ज़्यादा हाड़ कंपाने वाली थी। दो आवाज़ें अब भी जिंदा थी, पाकिस्तान के न्यायमूर्ति एम.आर. कयानी की और दूसरी हबीब जालिब की। और हबीब की आवाज़ सिर्फ जिंदा नहीं, जिंदा दिली के शबाब पर थी। पाकिस्तान की हर गली असले बारूद की सड़ान से अटी पड़ी थी। जनरल अयूब खुद के खुदा होने का यकीन पाल चुके थे। फौजी तानाशाही के बीच संगीनों के साये में पाकिस्तान में जनरल अयूब को ललकारने के लिए एक जुर्रत वाली आवाज़, जिसे खरीदने का मंसूबा पाला नहीं जा सकता था, वो आवाज़ उठ खड़ी हुई। ये आवाज़ पाकिस्तान के हर मजलूम की आवाज़ थी। ये हबीब जालिब की आवाज़ थी। वो आवाज़ जो जनरल अयूब को खुली चुनौती थी, एक प्रतिनिधि की आवाज़ थी। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अयूब वो थे जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ को लागू कर दिया था। एक नया आइन, एक नया फौजी संविधान जनता पर लाद दिया था। लेकिन जालिब की इस नज्म दस्तूर के बाद जनता की आवाज़ लौट आई और बेइंतहा नाराज जनरल अयूब ने हबीब जालिब को जेल में डाल दिया। 10 बरस की पाबंदी लगा दी, पर जनरल अयूब का गुमान जालिब अब तोड़ गए थे। जनरल अयूब के खिलाफ पूरी जमहूरियत खड़ी थी और एक आवाज़ से जनरल अयूब का तख्ता हिल गया था। फौजी आमरियत का ज़माना था और जालिब खुला सीना नंगी पीठ लेकर चलते रहे, कहर के कोड़े खाते रहे, लेकिन जालिब खरीदे नहीं जा सकते। जालिब की खासियत ही उनका आम इंसानी आवाज़ को रंग दे देना था। जालिब की नज़्म ने हुक्मरानों की नींद हराम कर दी थी। जालिब ने जिस मुशायरे में नज़्म सुनाई, उसमें साफ कह दिया था कि वो गज़ल नहीं नज़्म पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी नज़्म दस्तूर को इस यकीन से पढ़ा कि शायद ही ऐसा यकीन फिर कभी देखने को मिले। टेलीविज़न नहीं थे, रेडियो नहीं, अखबार कुछ नहीं था। तानाशाही के बीच वो नज़्म पढ़ गए थे और ये नज़्म जुबान जुबान चली और फिर पूरे पाकिस्तान के हर इंसान के होठों का सफ़र तय करती गई। जनरल अयूब की तानाशाही घुटनों पर आ गई। जनरल अयूब को गुमान था कि उनकी खरीदी हुई आवाज़ें जालिब की आवाज़ को दबा देंगी। उनके पास अपने साहित्यकारों, शायरों की एक फ़ौज भी थी जो बेवजह जनता को जनरल अयूब की तानाशाही को सही मानने के लिए तैयार की गई थी। सच कहें तो ये आवाज़ें सिर्फ जहन से निकलती थी। जालिब सा दहकता दिल और शरफरोशी उनमें नहीं थी। जालिब ने एक सुलगती हुई नज़्म जनरल अयूब के फ़ौजी चेहरे पर थप्पड़ की तरह मार दी। मैंने उससे ये कहा, 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरां। तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। क्यों थे हबीब जालिब ऐसे जिन्होंने अपने बेटे को दवा दारू के अभाव में मरने दिया?
क्यों उन्होंने अपने लिए गरीबी और हुक्मरानों का जुल्म चुना? हबीब जालिब के सामने मोहब्बत भी घुटने टेक देती थी, क्योंकि उन्हें अपना मुल्क अजीज था। मोहब्बत ने उनसे पहले ऐसी दरियादिली संभवतः और किसी इंसान में नहीं देखी थी। हबीब जालिब के पास ना कोई बंगलो था, ना कोई ज़मीन थी, ना उन्हें घर के चूल्हे के रोज़ जलने और घी से महकती हुई रोटियों का चाव था, इसलिए वो कभी खरीदे नहीं जा सके। कभी कभी गरीब आदमी भी इतना बड़ा शहंशाह हो सकता है, ये हबीब जालिब और सिर्फ उन्हीं से सीखा जा सकता है। हाँ, एक चीज़ थी जालिब के पास जिसे जब्त करने से शायद जालिब थम जाते, और वो थे जालिब खुद। और सरकारों को यह हसीन ख्वाब भी जालिब ने देखने नहीं दिया, क्योंकि जेल में डालने से भी जालिब नहीं थमे। 30 साल तक जेल में रहे, 19 मरतबा जेलों में ठूसा गया उन्हें। 1954, 1964, 66, 76, 84 और 85, इन सभी सालों में जेल में उनको डाला गया। शायद जेल का खौफ भी उनसे हार गया था। इतिहास में सच्चाई की आवाज़ को 2 बार उम्र कैद हुई। उनका गुनाह ही बेगुनाही था। मियांवाली जेल का एक दिलचस्प किस्सा है। जालिब को घसीट कर पाकिस्तान की सख्त जेलों में शुमार मियांवाली जेल में डाल दिया गया, और हुक्मरानों के पैरोकार जालिब से व्यंग्य करते हुए बोला करते थे कि जालिब साहब, यहाँ न शायरी होगी, न मुशायरा, न कागज़ होगा, न आपकी कलम। जुर्रत शब्द ही तो जालिब का साथी था। उन्होंने कहा कि मेरी शायरी को कलम और कागज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने जो संतरी खड़ा है, मैं उसे शेर सुनाऊंगा, वो जाकर उसे चौराहे पर सुनाएगा, जहाँ से ये सफ़र करता हुआ लाहौर पहुँच जाएगा और सारे मुल्क में फैल जाएगा। और जालिब ने शेर भी सीने की कढ़ाई में सुलग रहे तेल में से तल कर निकाल कर हवाले कर दिया। फरंगी का जो मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। 1965 में पाकिस्तान का चुनावी मिजाज बेहद गर्म हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना की दंत चिकित्सक बहन फातिमा जिन्ना चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उधर जनरल अयूब खान को अपनी धांधली से चुनाव जीतने का पूरा यकीन था। जिस तरह जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, उसी तरह फातिमा जिन्ना को मादर मिल्लत यानी पाकिस्तान की राजमाता माना जाता था। अयूब का सपना था तो बड़ा, पर उन्होंने देख लिया था। पर फातिमा जिन्ना ने अयूब को झपकी ना ले दे सकने वाले जालिब का यकीन जीता हुआ था। हबीब जालिब फातिमा जिन्ना का साथ देने आ गए थे। उन्होंने गीत लिख डाला, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, इधर आ जाओ। हुआ भी ऐसा ही, पर जनरल अयूब की धांधली चुनाव पर भारी पड़ी। उन्होंने फातिमा जिन्ना के एक महिला होकर पाकिस्तान के तख्त पर बैठने का मुद्दा बुलंद कर दिया। अयूब ने प्रेस को भी खरीदा। अयूब ने छात्रों को नए पाकिस्तान का वादा कर डाला, जो कभी मुमकिन ही नहीं था। जनरल अयूब 64% वोटों के बड़े अंतर से फातिमा जिन्ना से चुनाव जीते और सत्ता में आ गए। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद जनरल अयूब पाकिस्तान के खस्ता हाल हो जाने से सत्ता से बाहर हो गए, पर जालिब को हर तख्ता नशी से लड़ना था। अयूब को कही गई जालिब की बात उतनी ही सख्त रही। 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नासाद। सद्र अयूब जिंदाबाद, काली सदियों की बेदाद, सद्र अयूब जिंदाबाद। अयूब का दौर जरूर बीत गया था, पर सैनिक तानाशाही का नया चेहरा पाकिस्तान आ पहुंचा था। अयूब की जगह याया खान आ गए थे। असल में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद ये समझती थी कि जालिब अयूब के विरोधी हैं, इसलिए उनके खिलाफ लिखते हैं। लेकिन याया खान के मार्शल लॉ ने सारी तस्वीर साफ कर दी। जालिब निर्दोषी रहे, क्योंकि लोग उस दौर के उत्पीड़न से समझ गए थे कि हबीब जालिब उनकी आवाज़ है। जालिब अब खुलकर याया खान के खिलाफ खड़े हो गए। वो सिर्फ जुल्मों सितम के खिलाफ थे। मुर्री में फिर एक मुशायरा हुआ। शहंशाह ज़राफ़ात दिलावर फिगार को जालिब के ठीक पहले मुशायरे में उतारा गया, क्योंकि आयोजकों को लगता था कि पाकिस्तान के इस हास्य कवि को सुनने के बाद जालिब बोलेंगे तो जालिब को कोई नहीं सुनेगा। मंच पर फैज़ अहमद फैज भी बैठे थे और मुशायरे के संचालक थे। पीछे याया खान की तस्वीर लगी थी और हबीब जालिब ने उस तस्वीर की ओर इशारा किया, और लोग समझ गए कि मुशायरे का मजमू क्या होगा। उन्हें पता चल गया कि याया खान की तस्वीर से पहले यहाँ अयूब खान की तस्वीर लगी थी, और जालिब ने रोंगटे खड़े कर देने वाली नज़्म पढ़ी। तुमसे पहले वो जो शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो कि लोगों तो बताओ, वो कहाँ है जिन्हें नाज अपने तई था। और दिलावर फिगार को लोग भूल गए और जालिब फिर अपना बंदोबस्त कर ले गए। मार्शल लॉ का दौर 70 के दशक में बीत गया।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चुनाव में 81 सीटों पर ही ढेर हो गई और मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग रिकॉर्ड 167 सीटों पर आई। पर पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी अंगड़ाई नहीं ले पाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया। मुजीबुर रहमान का वो घोषणा पत्र जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मदद कर गया, जिसमें आज के बांग्लादेश को ज़्यादा आज़ादी और अलग मुद्रा के चलन का वादा था, जिसमें बांग्लादेश के लिए अलग सैन्य स्वायत्तता और अलग पुलिस का वादा भी था। याह्या खान ने दोबारा मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। पाकिस्तान फिर लोकतंत्र से महरूम रह गया। मानवाधिकारों को धत्ता बताकर याह्या खान ने जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान का सदर बना डाला और टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर विरोधियों की शक्ल में 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार डाला। हबीब जालिब ने फिर से कहा, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, ज़मीन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको की रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको की मंजिल खो रहे हो। वो शायर जिसकी 3 किताबें जब्त कर ली गई, पासपोर्ट छीन लिया गया, लालच दिए गए, सितम किए गए, झूठे मुकदमों में जेल में ठूंस दिया गया, लेकिन वो मादरे वतन की बात करता रहा, गलत को गलत और सही को सही कहता रहा। तभी तो फिराक गोरखपुरी ने कहा, सूरदास का नगमा और मीराबाई का सोज अगर एकजा हो जाए तो हबीब जालिब बनता है। हजरत जिगर मुरादाबादी ने वो कहा जिसके आगे कुछ कह पाते तो हबीब जालिब ही कह पाते। उन्होंने कहा, हमारा जमानाए मैनोशी होता तो हम जालिब की गज़ल पर सरे महफिल खड़ा कराते। पाकिस्तान पर जालिब के एहसान की आवाज़ का सूरज अभी डूबा नहीं था। सत्ता पर सवाल खड़े करते वक्त वह खुद ही इंकलाब हो गए थे। सवाल की सूरत देखिए, जवाब में लपेट कर दिया करते थे। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के जो गीत गाते रहे वही नामोदाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। जालिब बेड़ियों में जकड़े हुए भी झपट्टा मारकर सत्ता का मुंह नोच लिया करते थे। आवारागर्दी का टैग लगाकर उन्हें लापरवाह गैर जिम्मेदार नागरिक ठहराने की कोशिशें हुई तो बोले और क्या बोले। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और भी बहुत कुछ कहते हैं। एक बार जालिब से एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर ने अपनी कार में बैठे बैठे कहलवाया कि जालिब उनकी फिल्म के गीत लिखें और संदेश भेजा, और जालिब ने भी तपाक से उनको मना कर दिया। कार से उतरकर खुद निर्माता जब हबीब जालिब से मिले तो जालिब ने कहा, बुखारी साहब, गरीबों की इज्जत अमीरों से ज़्यादा नाजुक होती है। 5 जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान पर फिर एक क़यामत लेकर आया। जिया उल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी फैशन परस्ती के साथ जेल में डाल दिया। जनरल जिया उल हक कट्टर इस्लामी कानून लेकर सत्ता में आए थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में भी उन पर ये यकीन था कि जनरल जिया उल हक उन्हें फांसी तो नहीं देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिया उल हक ने एक अजीब कानून का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तार करवाया और भुट्टो की बेगम फैसले के खिलाफ अदालत पहुंची तो उनके सामने जिया उल हक के तख्ता पलट को प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी कहकर जायज़ ठहरा दिया गया और भुट्टो को फांसी दे दी गई। जिया उल हक 70 के दशक में जॉर्डन भेजे गए थे और वहाँ उनके अच्छे काम को देखकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिया को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े जिया उल हक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। जिया शांत कट्टर थे और इस्लामी कानूनों को बहुत मानते थे। वो खुद को खुदा कहलवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके सामने इंसान से खुदा होने के बीच हबीब जालिब नाम की एक चट्टान खड़ी है। मुखालफत की हर आवाज़ को दबाया जा रहा था और हबीब जालिब उनमें से एक थे। सरकार ही तय करने लगी थी कि शायरों को क्या गाना है और क्या लिखना है, लेकिन हबीब जालिब खुद तय करते थे कि वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और क्यों कहेंगे। इस बात का उन्हें पता था। जिया उल हक के दीनी सितम पर जालिब बोले, जुल्मत को जिया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, पत्थर को गुहर, दीवार को दर, करगस को हुमा क्या लिखना, एक हश्र बपा है घर घर में, दम घुटता है गुंबदे बेदर में, एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। ए दीदावरो इस जिल्लत को किस्मत का लिखा क्या लिखना, जुल्मत को जिया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना।
और जिया उल हक ने उन्हें अपने इंसानी अंत तक 10 साल जेल में रखा, पर खुदा होने का भरम जिया उल हक का उसी दिन जालिब ने ख़त्म कर दिया था जब वो जेल गए थे। जिया उल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने हबीब जालिब को जेल से रिहा किया। लोकतंत्र देश में ज़रूर आ गया था, पर हबीब जालिब का काम उस दिन तक ख़त्म नहीं होना था जब तक लोकतंत्र को अमल में नहीं लाया जाता। बेनज़ीर भुट्टो को भी उन्होंने बिना किसी जी हजूरी के आखिर याद दिला ही दिया और कहा, हाल अब तक वही है गरीबों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। जब भी इस्लाम को मोमिन ख़तरे में कहते और अमन को दफन करने की कोशिश करते तो जालिब की एक आवाज़ ये कह उठती थी कि अमन का परचम लेकर उठो, हर इंसान से प्यार करो, अपना तो मंसूर है, जालिब सारे जहां से प्यार करो। खतरा है दरबारों को, शाहों के गमखारों को, नवाबों गद्दारों को, खतरे में इस्लाम नहीं। पाकिस्तान का आइन वहाँ के मौलवी लिखते रहे, लेकिन ऊंची आवाज़ में जुर्रत करके मौलानाओं का विरोध भी इन्हीं हबीब जालिब ने किया। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं मेरी तकदीर मौलाना, खुदारा शब्र की तलकीन अपने पास ही रखें, ये लगती है मेरे सीने में बनकर तीर मौलाना। उम्र भर जुल्मत सहकर अब इस आवाज़ को खामोश होना था, लेकिन तब तक ये दुनिया भर के हर इंसान की आवाज़ बन चुकी थी। 12 मई 1993 को इस बागी शायर आवाम के शायर का निधन हुआ। पाकिस्तान की सरकारों को चैन मिला। मरना भी मामूली नहीं था जालिब का। सरकार ने बीमारी के वक्त सरकारी ऑफ़र दिया, विदेश भेजकर इलाज करवाना चाहा। हबीब जालिब बोले, आवाम को स्प्रिन की गोली तक न दे सके और मुझे इलाज के लिए इस मुल्क से बाहर भिजवाना चाहते हो। मरने के बाद 1996 में निशान इम्तियाज़ और 2009 में निशान हिलाल अवार्ड देकर सरकारों ने इस बागी शायर से मुक्ति पाली, लेकिन वो सदियों तक गूंजने वाली बागी आवाज़ छोड़ गया था। वो कह गया था, और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही सिर्फ बगावत लिखना। मशहूर शायर कतील सिफई ने कहा था, अपने सारे दर्द भुलाकर औरों के दुख सहता था। जब हम गज़लें कहते थे वो अक्सर जेल में रहता था। आखिर चला ही गया वो रूठ के हम फरजानों से, वो दीवाना जिसको जमाना जालिब जालिब कहता था। सरकार 25 लाख रुपए हबीब जालिब की बेगम को देने आई तो उम्र तलक उनकी गरीबी और उसूलों पर चली ज़िंदगी की रह गुज़र ने भी खैरात लेने से मना कर दिया। जेल जाते वक्त अपनी बीमार बेटी को देखकर एक बार जालिब बोले थे, मेरी बच्ची मैं आऊँ न आऊँ, आने वाला ज़माना है तेरा। जालिब भूल गए थे कि वो ज़माना कैसे आएगा जब उसूलों पर चल के उन्हें भी बेबसी और बेकसी मिली। उनकी बेटी पाकिस्तान की सड़कों पर टैक्सी चलाती है, पर गुरूर से कि वो हबीब जालिब की बेटी है। सरकारों के सर शर्म से झुकेंगे कभी, क्योंकि जालिब फिर लौटेंगे किसी बागी में, किसी उसूल पसंद में, किसी सच्चे से बच्चे में। मोहब्बत की रंगीनियाँ छोड़ आए तेरे शहर में, एक जहां छोड़ आए। मोहब्बत की रंगीनियाँ छोड़ आए।